हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स पे। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और हम आपके लिए लेके आ रहे थे विज्ञान के प्रश्नों को। पुनः आज हम आपके सामने उपस्थित हैं साइंस सेट 9 को लेकर, जो कि 2017 है ना बीएसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे प्यारे सवालों के साथ। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है ऑन एक्वस डिकम्पोजिशन ऑफ फैट बाय लाइपेज इट इज फाउंड। यानी जब लाइपेज फैट को किस में बदल रहा है, ये आपसे सीधी बात करें तो लाइपेज जो है वो फैट को किस में चेंज कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जो लाइपेज है ये क्या है, एक एंजाइम। क्या है? एक एंजाइम है जो फैट को डिकम्पोज करने में काम आता है। ये क्या करता है, ये फैट को, लाइपेज फैट को क्या करता है, ग्लिसरॉल, ये फैट को क्या करता है, ये फैट को ग्लिसरॉल प्लस कह सकते हो फैटी एसिड में बदलता है। तो ये ऑप्शन कहां है आपको ढूंढना है, ग्लिसरॉल और क्या, फैटी एसिड। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को, यहां पे आपको दिख रहा होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। बेसिकली क्या होता है, जो फैट में ट्राइग्लिसराइड होता है, जब वो वाटर उसके साथ मिलता है तो वो ट्राइग्लिसराइड प्लस वाटर क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। ध्यान रखना ये ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आगे एग्जाम में इसके बारे में बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है सवाल। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ इमल्शन इज द फॉलोइंग रेंज। यानी कि इमल्सन के पार्टिकल रेंज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इमल्सन का पार्टिकल जो रेंज होता है वो बेसिकली माइक्रोमीटर से लेकर कहां तक होता है, नैनोमीटर तक होता है ना, माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर तक होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके से यहाँ आर्मस्ट्रांग में देखने को मिल रहा है। यदि इस ऑप्शन को देखें तो यदि नैनोमीटर की ओर यदि मूव करें, यहाँ से इस ऑप्शन को नैनोमीटर में यदि हम चेंज करें, यानी कि इसे ऐसे देख लीजिए, इसका जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो नैनोमीटर टू क्या कर लोगे, माइक्रोमीटर। तो यदि इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो एक जीरो पर लगा यहां से हटाओगे तो 10 का पावर क्या बचेगा, जैसे आर्मस्ट्रांग मतलब क्या होता है, अब देखोगे इसका मतलब 1 आर्मस्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो एक जीरो हटाए तो यहाँ क्या बचेगा, 10 का पावर -9, ये हो जाएगा 10, और 10 इंटू 10 टू द पावर -9। यदि इसको देखोगे तो एक जीरो इसमें ले जाओगे तो ये 10 का पावर -9, यानी ये दो ऑप्शन जो है आपको नैनोमीटर में देखने को मिल रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछा जाता है तो आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। इसमें देखा जाता है 100 nm के बराबर होना है, क्या हो जाएगा 100, यानी एक जीरो से 10 का पावर 9 यानी नैनोमीटर आ जाएगा, उसके बाद क्या बचा 100 बचा, क्या बचा 100। तो अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी कि इधर वाले को देखते हैं। यहां से देखो ये क्या है, 3 जीरो है ना, तो 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको देखोगे तो 2 जीरो है यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -8 मीटर। यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ऑप्शन बड़ा पेचीदा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो बीएसएससी ने जो आंसर लिया था इस पर्टिकुलर सवाल के लिए वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी देखोगे तो लगभग रेंज का होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाता है कि ये जितना नैनोमीटर में कम रहे, नैनोमीटर के जितना आसपास रहेगा उतना ये सही माना जाएगा। ये 10 nm है और ये क्या 100 nm, तो इस बेसिस पे आपका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो सही इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है। द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई टू पार्टिकल्स हुज साइज आर। यानी क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा है। क्लासिकल फिजिक्स आपको पता होगा बच्चे कि क्लासिकल फिजिक्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो मैक्रो में होता है, माइक्रो और एटॉमिक पे ये वर्क नहीं करता है ना, वो उससे ऊपर यानी कि माइक्रोमीटर से ऊपर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 मीटर। क्लियर है, यानी आप याद रख लेना कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो माइक्रोमीटर से ऊपर होना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, है ना। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, ऑन व्हील ऑफ अ कार दैट इज मूविंग ऑन द रोड, है ना। एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, उसमें फ्रिक्शन के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले आपने एक बात तो जरूर पढ़ी होगी, यदि फ्रिक्शन आपने ढंग से पढ़ा है तो वहां पे एक चीजें थी कि जो जब आप ग्राफ देखे होंगे, है ना, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का, मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ये मान लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है, और इधर मैं मान लूं कि इधर किसका डायरेक्शन है, फ्रिक्शन का, है ना। तो आपने देखा होगा जब आप फोर्स बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है ना, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो बॉडी क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये जो मैक्सिमम है ना, जहां तक बॉडी, ये स्ट्रेट लाइन बताता है कि यहाँ बॉडी मूव नहीं कर रहा होता है, सिर्फ फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ता है, और इसका नाम आपने पढ़ा होगा जरूर, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं भाई मेरे, है ना। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होता है, जब मैक्सिमम स्टैटिक हो जाता है तो फिर बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, और बॉडी जहां से मूव करेगा उसे क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी यदि बॉडी मोशन में है तो जो फ्रिक्शन अराइज हो रहा होगा उसे हम कहेंगे क्या, काइनेटिक, और जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उस समय जो फ्रिक्शन अराइज होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक। और मैक्सिमम स्टैटिक को कहते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस हिसाब से देखो तो स्टैटिक जो है वो सबसे अधिक होना है, तो स्टैटिक सबसे अधिक, ये दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है। स्टैटिक के बाद वो काइनेटिक में चेंज होता है, काइनेटिक के बाद वो डिपेंड करता है कि वो रोलिंग में जा रहा है कि स्लाइडिंग में जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर मुझे दिख रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे मैक्सिमम क्या होना है, स्टैटिक, देन आफ्टर काइनेटिक, उसके बाद क्या होना, सबसे कम क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम आपकी सुविधा के लिए इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं। ऐसे सारे सेट्स होंगे, चाहे वो रेलवेज का ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम अब जो भी आपको जीएस में मिल रहा होगा वो बाइलिंगुअल में मिलेगा, दोनों ही भाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व, है ना, रो के मध्य यह संबंध है, यानी कि वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th में। कहां पे, तो वेव्स के अंदर, है ना, एक चैप्टर आता है वेव एंड ऑक्सीलेशन, उसके अंदर। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी बाय अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। अब वेलोसिटी और डेंसिटी का यदि रिलेशन देखोगे तो क्या आप बता सकते हो भाई मेरे कि सर ये रिलेशन जो होगा ये 1 बाय क्या होगा, अंडर रूट रो, क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट रो। अब ऑप्शन ढूंढो क्या है, अच्छा सब में भी स्क्वायर है ना, सब में क्या है, भी स्क्वायर। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है आपको भाई मेरे, उसमें सब में क्या है, भी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा भी स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसा ही रहना है। इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, रो। अब हमें ढूंढना है कि भी स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी कहाँ पे है, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। अब इस सवाल को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप के लिए तो बोनस है जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई भी सवाल आएगा साइंस में छूटेगा ही नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। बैंगनी प्रकाश का पराश एनएम में है, नैनोमीटर में है। वायलेट, द रेंज ऑफ वायलेट लाइट इज, रेंज पूछा जा रहा है ना। तो आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में भी ये सवाल कराया था, वहां पे हमने पूरा एक चार्ट देख रखा है कि किसका रेंज क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो रेंज होता है वायलेट का, ये सबसे कम होता है, और वो होता है 380 से 450 nm के बीच में। वहीं ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये याद रख लेना भाई मेरे, ये किसके लिए होता है, ये रेड कलर के लिए होता है। किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए। और ये किसके लिए होता है, ये होता है वायलेट के लिए। किसके लिए होता है, वायलेट के लिए, क्लियर है। दो ही चीज याद रखो कि बीच वाला नहीं पूछा जाता, एक सबसे अधिक और एक सबसे कम। तो यहां पूछा जा रहा है बैंगनी कलर का, तो ये सबसे कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 380 से 450 nm के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू वैरी भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन में 380 जरूर देखना है, 430 भी कहीं देखने को मिलेगा, कहीं 450 भी रहता है, आप देख लोगे, क्लियर है। आगे बढ़ते भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, टू लुक इनसाइड अ पेशेंट बॉडी व्हाट इज यूजफुल, यानी पेशेंट के बॉडी के इनसाइड देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर की, हमने भाई डॉक्टर है ना, डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं। आपको पता होगा एक कह सकती हो कि इन्वेस्टिगेशन होता है बॉडी के अंदर जिसे कहा जाता है इंडोस्कोपी।
इंडोस्कोपी में क्या होता है, नाक मुंह के थ्रू है ना, एक कैमरा और ऑप्टिकल फिलामेंट को डाला जाता है पेट में या जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की जांच करनी है, और फिर वहां से विजुअल को देख के डॉक्टर पता करता है कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर है? तो हमने बात करा किसका, ऑप्टिकल फिलामेंट का। हाँ बिल्कुल भाई मेरे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल फिलामेंट। क्या होगा, ऑप्टिकल फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? When is the longest night in the northern hemisphere? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात्रि की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा 22 दिसंबर, है ना। 22 दिसंबर में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां सबसे लंबी रात होती है। इसका रीजन ये है कि इस तारीख को जो होता है, कह सकते हो कि अर्थ एक ऐसे एंगल में रहता है कि उसका सन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है, बहुत कम समय के लिए जो प्रकाश है, सन का जो लाइट है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलता है। अब मान लो प्रकाश कम समय तक मिलेगा तो दिन छोटी और रात फिर क्या होता है, लंबी हो जाती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर। और इसको, उस घटना को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, विंटर सॉलिस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंटर सॉलिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, हाँ 21 22 जो भी रहे, लेकिन 22 दिसंबर यहाँ है तो ये 22 को ही आप लोगे। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द चार्ज ऑफ 2 पॉइंट्स बिटवीन द फोर्स F एंड द डिस्टेंस r देम इज। यानी 2 पॉइंट चार्ज है, हमने एक पॉइंट चार्ज को माना क्या, Q1, दूसरे पॉइंट चार्ज को माना हमने क्या, Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो आपको पता होगा कुलाम्स लॉ क्लास 10 में भी है और क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। तो कुलाम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्या होता है, R का स्क्वायर। अब यहाँ पे F और R के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या आप बोल नहीं सकते हो कि सर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। क्लियर है? ये कहां से, कुलाम्स लॉ से। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आप इसे ध्यान में रखोगे भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिस इज ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक सेंसिटिविटी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार का होता है, डाया, पारा और फेरो। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी सेंसिटिविटी सबसे अधिक मानी जाती है। यानी जब भी आप उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। यानी उसको जो मैग्नेटिक सेंसिटिविटी होता है वो सबसे अधिक होता है उन दो की अपेक्षा में। क्लियर है? तो ये 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर्स अनदर मीडियम। जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या क्या परिवर्तन होता है, ध्यान से समझिएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो सबसे पहले वो डेविएट होगा, एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होने की वजह से क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, वेवलेंथ चेंज होता है और उसका स्पीड भी चेंज होता है। जैसे मान लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इस रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो स्पीड उसका घटेगी, और जब डेंसर टू रेयर जाना है तो स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाता है। क्लियर है? और वेवलेंथ पे भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन ढूंढना है कि क्या सही है। जब उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, बिल्कुल नहीं, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। हाँ ये सही है। आगे देख लेते हैं, उसकी गति नहीं बदलती, ये भी गलत है, गति बदलती है। उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती, भाई तरंग दैर्ध्य भी बदलती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। क्लियर है? तो इस 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है एक फॉर्मूला, और चाहे किसी में भी परिवर्तन के लिए क्यों ना बोला जाए, आपसे 110% बनेगा। बस एक फॉर्मूला मैं आपको लर्न कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, ध्यान से देखना। अभी विस्तार से तो बता नहीं सकते, क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो बस फॉर्मूला देख लीजिए, बाद की आपको समझ में जरूर आएगा। आप बोलोगे कि सर f माइनस 32/180 ये बराबर होता है c/100, और ये बराबर होगा k माइनस 273/100।
बस याद रख लेना ना, इस एक छोटे से फॉर्मूले को याद रख लेना भाई मेरे, बहुत काम आएगा आपका, बहुत काम आने वाला है, समझ गए। तो यहाँ पे किस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में, और चेंज किस में करना है, सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हमें इक्वेट करना है, बस इतना जान लो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि F-32 बाय 180, और ये किसके बराबर होगा, C बाय 100। अब इसमें चेंज किस में करना है, सेल्सियस में, तो C को रख लो, बाद में सॉल्व कर लो। F का वैल्यू क्या होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है 5 माइनस 32 बाय 180। इस को एक साथ रखते, इस 100 को इधर ले आए, बराबर क्या होगा, ठीक। अब इसे यदि सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 5 में से 32 जाएगा, 5 में से 32 जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 27, वो भी क्या, नेगेटिव का, बाय 180 इंटू क्या हो जाना है 100, बराबर क्या होगा C। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, 3 से 9 से ये 3 बार में चला जाएगा, और 9 से ये 2 बार में, 2 से ये बेटा 5 बार में, यानी 3 5 से कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो कि जो C का वैल्यू होगा -15, यानी -15 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। बस एक छोटा सा फॉर्मूला, ऐसे कई सवाल, जब भी आया ऐसा सवाल आपका बन जाएगा, एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, इसे याद रख लेना भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक की जगह आप स्पिन भी कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम है ना, स्पिन क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। आपको पता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो क्या होता है, एक तो प्लस हाफ होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ। तो ये कितने हो गए, तो बोलेंगे सर भाई सर ये तो 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर का कितना मान संभव है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, यानी कि 2 ही मान संभव है। कितने मान संभव है भाई मेरे, 2 मान संभव है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है आपसे। द फॉर्मूला ऑफ अ मेटल फॉस्फेट इज MHPO4, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड इज, देखो ध्यान से, ये क्या है, MHPO4, और आपसे पूछ रहा है इसका क्लोराइड यानी मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। इस मेटल के बारे में जानकारी नहीं देके रखा है, ठीक है, बस एक फॉर्मूला याद रख लेना यहां भी। वैसे निकालोगे तो अलग से आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पता है कि फॉस्फेट जो होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, -3, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका हमने मान लिया x, और इनका सम देखोगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो यहां से वैल्यू निकालोगे भाई मेरे, तो ये हो जाएगा -2, उधर जाके हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो m की जो संयोजकता है वो कितनी है, 2, यानी कि m का जो वैलेंसी है वो मिल गया आपको 2, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, आप इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा MCl2। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि कभी इन चीजों को भूल जाओ तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए एक रामबाण है भाई मेरे, आप याद रख लोगे सिर्फ H3PO4, क्या याद रख लोगे, H3PO4। अब जितना हाइड्रोजन हटेगा और इसके आगे कोई भी मेटल लगेगा उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पे ध्यान से यदि देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है, MHPO4। अब मुझे बताओ इनिशियली हाइड्रोजन कितना है, 3 है, कितना है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, 1 है, कितना है 1, सॉरी 1 है ना भाई मेरे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 1, यानी यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना है 1 है, मतलब कितना को हाइड्रोजन हटा है, आप बोलोगे सर 2, कितना 2, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएंगी 2। अब आपको पता है m यदि 2 है तो m का 2 मिल गया, क्लोरीन का 1 होता है, इसका क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो क्या बनेगा MCl2। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होना है भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं, किसमें sp संकलित कार्बन है, विच कंटेन्स sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। वाह, बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल अभी तक हमने जितने सेट कराए उसमें 2 या 3 जगह पे आपको दिखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आपको sp यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, संकलन निकालना है, और आपको बताना है किसमें sp है, किसमें क्या है sp है। तो देखो आप पैटर्न को समझो, बात हम जो बता रहे हो समझो, ये पैटर्न जो है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, पैटर्न को समझिए और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को रखिए, तभी सिलेक्शन हो सकता है भाई मेरे।
नहीं तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, बहुत मुश्किल, फिर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पे देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। यदि यहाँ पे यदि इसकी बात करें CH4 की, तो यहाँ पे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 4। कितना हाइड्रोजन है? 4। और जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो आपको पता है ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर के साथ निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका है ना। तो यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना मिल गया? 4 मिल गया। 4 होगा तो क्या होगा? एक S और P कितना हो जाना है? 3। तो ये तो sp3 हो गया। ये क्या हो गया? sp3। आगे बढ़ते हैं CH2। देखो CH2 जो है एक अनस्टेबल कह सकते हो कंपाउंड है, लेकिन इसे आप कार्बन कह सकते हो। फिर भी निकाल के देखते हैं क्या हो सकता है। तो यदि CH2 की बात करें, CH2 की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो आपको पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या वैलेंसी कह लो। तो 4 में तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब एक लॉन पेयर हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन बचता है तब उसे हम क्या मानते हैं? एक लॉन पेयर, और एक यहाँ सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें बच्चे मेरे यहाँ पे, तो ये क्या होता है? 2। और लॉन पेयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितना हो गया? 3 होगा। तो ये क्या होगा? sp2। क्या होना है? sp2। तो CH2 का ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन जो वैल्यू गिवन है इसके आधार पे देखें तो इसका क्या होगा? sp2 हो जाना है। क्या हो जाना है? sp2। आगे देखते हैं CH और CH का। तो देखो यहाँ पे क्या है? कार्बन है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और दोनों के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? एक। ध्यान से देखो, जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, यहाँ एक सिग्मा और यहाँ भी एक सिग्मा। अब यदि इस कार्बन के लिए देखें तो सिग्मा की संख्या कितनी है? 2। तो 2 होगा तो क्या होगा? sp। और यहाँ भी देखें तो सिग्मा की संख्या कितनी है? 2। इसका भी क्या हो जाएगा? sp। यानी सही आंसर आपका मिल गया भाई मेरे। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? C। अब CH3 का निकालना है, तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये 3 बना लो इसका। सिग्मा 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 सिग्मा, है ना, सब जगह क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इसका निकालोगे तो इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा? 4 सिग्मा, यानी ये भी हो जाना है sp3। और यहाँ भी कितना है? 4, तो इसके लिए भी क्या होगा? sp3 हो जाना है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? sp के बारे में पूछा जा रहा था। तो sp आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, CH3CH3 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। H बम इस पर आधारित होता है ना। H बम यानी हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। होता है क्या? दो जब हल्के, है ना, कहते हो न्यूक्लियस मिलके हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या बनता है? एक भारी न्यूक्लियस बनता है। तो ये बहुत सारा एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। इसका ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। इट हैपेंस, है ना। ये फ्लोरीन के साथ होता है भाई मेरे। ये देखो, ऐसे ऑक्सीकरण संख्या बहुत कम का ही पूछा जाता है। पूछा भी जाएगा तो आप कुछ चीजों को याद करके जाओगे, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से याद करके जाओगे। फ्लोरीन जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका +1 भी होता है, -1 भी होता है। +1 भी होता है और -1 भी होता है। जब वो नॉन मेटल के साथ जाएगा हाइड्रोजन तो +1, और जब मेटल के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। CO2 बहुत बेहतरीन सवाल ये, है ना। CO2 के 1 मोल में होते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स। देखो ध्यान से, यदि इस CO2 की बात करें, CO2 के 1 मोल की बात करें, है ना, CO2 के 1 मोल की बात करें तो इसमें 1 मोल आपको मिलेगा क्या? कार्बन मिलेगा, और 2 मोल मिलेगा क्या? ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। 2 मोल क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि O कितना है? 2 है, कार्बन कितना है? 1 है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसे बड़े ध्यानपूर्वक देखना। अब 1 मोल कार्बन में क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, इतना ही परमाणु होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6 पॉइंट, है ना, 022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। 1 मोल में इतना एटम्स होता है। 1 मोल किसी का भी लोगे आप तो इतना ही एटम्स आपको मिलेगा।
यहाँ पे क्या गलती है, देखो ये भी है सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि तो यहाँ तो 2 मोल है तो 2 ही नहीं होगा। यहाँ पे यदि ये 6.022 रहता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है तो ये भी आपका नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा क्या, CO2 के 3 ग्राम परमाणु, है ना। 3 ग्राम परमाणु जो होता है CO2 का पाया जाएगा किसमें, 1 मोल ऑफ CO2 में। क्लियर है भाई। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के तौर पे वैल्यू ये नहीं याद है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको आपका लर्न नहीं है अच्छे से, आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपका आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, या श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा के उत्पादन की बात आपसे करी जा रही है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन प्लांट सेल यूजिंग द रेस्पिरेटरी चेन, है ना। तो आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर कोई प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इसमें एक सेल ऑर्गेनली, है ना, कोशिकांग पाया जाता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही वो ऑर्गेनली है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, है ना। सिद्धांत के लिए, अच्छा, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू H/4π, तो बेटा ये तो हाइजेनबर्ग का हो जाना है। ये क्या होगा भाई, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी। ये बताता है कि देखो ये होता है क्या, एक्चुअली समझ लीजिए, है ना। किसी भी पार्टिकल का जो बहुत छोटा होता है ना, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट, या मोमेंटम के लो चाहे वेलोसिटी के लो, कोई दिक्कत नहीं है, या पोजीशन एक साथ, है ना, पता लगाना संभव नहीं है। वो सर्टेन, एक किसी का सर्टेन मानोगे दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, है ना। यदि मोमेंटम को सर्टेन, यदि मोमेंटम सही निकलेगा तो पोजीशन पे गलत हो जाना है, अब पोजीशन सही निकलेगा तो फिर मोमेंटम। इसलिए इन दोनों में जो चेंज होगा वो ग्रेटर या इक्वल होगा किसका, 4π का। और ये किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था। इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी। ठीक है अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। C6H14 की कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवी संभव है, हाउ मेनी असाइक्लिक चेन आइसोमर्स ऑफ C16H14 आर पॉसिबल। यहां पे C6H12 की बात कर रहा है, H12 H14 की बात कर रहा है। अब इसके पूछा जा रहा है क्या, है ना, अचक्र यानी साइक्लिक नहीं लेना है ना, असाइक्लिक लेना है। तो चलिए हाइड्रोजन को नहीं लगाएंगे, खाली ऐसे ही देख लेते हैं। यदि 6 कार्बन है तो कार्बन को आप चेन में कैसे सजा सकते हो, तो एक तो सीधा लगा लोगे, 3 और 3 6, एक तो ये संभव है ना। इसमें क्या करेंगे, आगे पीछे जहां लगना हाइड्रोजन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट आप समझ लीजिए, जो भी छूटा हुआ वहां पे क्या लगना है, हाइड्रोजन ही लगना है। दूसरा क्या संभव है, तो दूसरा 1 2 3 4 और 1 5, और एक को उठा कर हम यहाँ रख, अब चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात तो बराबर ही होगा। तीसरा क्या संभव है, 1 2 3 4 5, हाँ पोजीशन चेंज कर दिए, पहले 2 पे था अब हम क्या कर देंगे 3 पे कर देंगे। अब और क्या संभव है, 3 तो बन गया, चौथा देखें तो 1 2 3 4, है ना, 4 ले लेते हैं और क्या करते हैं, एक कार्बन यहां लगा देते हैं और एक कार्बन यहां लगा देते हैं। क्लियर है, ये भी संभव है। और क्या संभव है, 1 2 3 और 1 4, और एक ही जगह पे दोनों कार्बन को लगा देते हैं, ये भी संभव है। चाहे आप यहां लगा लो चाहे आप यहां लगा लो, दोनों एक ही है। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप बोलोगे कितना सर, 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। इसको कंप्लीट करने के लिए जहां पे छूटा हुआ है वहां पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, क्या लगा लोगे, हाइड्रोजन। ऐसे हर एक में क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा लेना है। इसके कितने आइसोमर्स, 6 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आपको 1 2 3 4 और 1 5, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए बी, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी, है ना। देखो हमने यहाँ पे एक चार्ट देख रखा है, यहाँ पे जो भी पूछा जाए इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आप यहाँ से देख के कर सकते हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या वीडियो को दोबारा निकाल के देख सकते हो, जैसे भी करना हो। आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो भाई मेरे। यहाँ पे देखो, यदि ये क्या देख रखा है, मदर्स ब्लड टाइप, और ये क्या है, फादर्स ब्लड टाइप। यदि ये रहता है तो कुछ इस तरह के मान संभव है।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों ही है ना, माता और पिता दोनों का ही क्या है, ए बी। ये हो गए माता जी और ये हो गए पिताजी। अब ये दोनों का मान यदि ये है तो क्या संभव आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट में पहुंचे तो ये मिला, इधर भी मिला तो ये, है ना, तो ए बी और क्या, ए बी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी और क्या, ए बी। यही मान संभव है। आगे बढ़ते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, when someone is hungry the uses his person first, ग्लाइकोजन, फैट, ब्लड प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन। तो भाई मेरे आपको पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं और एक्सेस फूड है ना, जब जितना हमें ऊर्जा चाहिए उससे अधिक हम खाना जब ले लेते हैं तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर के आसपास क्षेत्रों में वो संग्रहित रहता है। और यही ग्लाइकोजन जब हमें है ना, जब हम खाना नहीं खाते तो वही ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज के फॉर्म में फिर बदलता है और फिर आपको एनर्जी मिल रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था पहले कि ये सवाल को ध्यान से देखना। ग्लाइकोजन आपको हमेशा परेशान करेगा, यानी परेशान नहीं, हर बार आपके एग्जाम में आने वाला है। यह एक प्रोटीन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। इट इज नॉट अ प्रोटीन। तो कोलेजन ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। आप देखोगे लिम्फोसाइट को, है ना, तो लिम्फोसाइट का एक ब्लड सेल है, ये क्या है? ब्लड सेल है। क्या है? ब्लड सेल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लिम्फोसाइट क्या है? प्रोटीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। दिस आयन इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में सोडियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉपर प्रेजेंट नहीं होता है। यदि कॉपर प्रेजेंट होता है तो हमारा ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू हो जाता है भाई, है ना। ब्लड का कलर कैसा? हल्का सा ब्लू आपको दिखाई पड़ता। ये होता है कहाँ उपस्थित होता है? हार्मोन में उपस्थित। ये हार्मोन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो कॉपर प्लस, है ना, कॉपर उपस्थित नहीं होता है, कॉपर आयंस नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। इट्स न्यूट्रिशनल मेथड इज हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक मतलब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन मेथड होता है वो क्या होता है? हेलोफाइटिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है? अमीबा। अमीबा क्या है भाई? हेटरोट्रॉप्स है, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। शेर मत पूछो इसके बारे में, है ना। केचुआ ये भी क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स होता है। तो इसका क्या होगा? यूग्लिना सही आंसर होगा। यूग्लिना जो होता है वो होलोफाइटिक होता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल। विषाणुओं में होता है, वायरसेस है, याद रखना विषाणुओं में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि यदि दोनों साथ रह गया फिर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीव में, बहुत जटिल जीव में आ जाता है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका साइंस सेट 10 को लेकर, जो कि 2017 से संबंधित होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी को बहुत अच्छे से और समय दीजिए अपने तैयारी में, सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है भाई मेरे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।